अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ऑफ़ कोर्स हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर स्टोरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी स्टोरीज़ मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करने से ही चैनल बढ़ता है। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। लेकिन हाँ, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूँ, वो ये कि जो लोग स्टोरीज़ के शौकीन हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। आप लोग ज़रूर शौकीन होंगे नावल्स के। लेकिन जो लोग छोटी छोटी स्टोरीज़ सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो उस चैनल पर मैं छोटी स्टोरीज़ पढ़ती हूँ जो 10 मिनट 5 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे की ऐसी स्टोरीज़ होंगी। और मोरल है, इंस्पिरेशन स्टोरीज़ हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरा दूसरा चैनल है, मेरे ही नाम से है वो भी। अगर आप लिखते हैं वॉइस ऑफ ज़बीना तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर ले, उस पर भी मुझे अपना सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं नई नावल। इस नावल का नाम है, ये अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाली। इस नावल का नाम है बसारत इश्क। इसकी राइटर है सैयदा शाह और इसकी मुझसे रिक्वेस्ट की है ड्रीम गर्ल ने। बहुत दिनों बाद ड्रीम गर्ल ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है। तो शुरू करते हैं बसारत इश्क पार्ट 1। मैं दश्त दश्त रुस्वा, तू शराब सा मुसलसल। मैं लम्हा लम्हा तन्हा, तू ख्वाब सा मुसलसल। मशहूर है नगर में मेरी तिश्नगी के किस्से। मैं करिया करिया प्यासा, तू आब सा मुसलसल। मैं खार खार जिंदगी, तू गुलाब सा मुसलसल। मैं कूचा कूचा बिखरा, तू नायाब सा मुसलसल। फ़हीम, देख आओ छोटे बाबा उठे के नहीं। जी दादाजी। ये कह के फ़हीम, जो कि इस बड़े और आलीशान घर का पुराना मुलाजिम था, ऊपर की तरफ चल पड़ा। आज उसका ऑफिस का पहले दिन है। फ़हीम को ऊपर भेजने के बाद वो अपने शौहर से मुखातिब हुई, जो कि बड़े गौर से अखबार का मुताला कर रहे थे। उन्होंने नज़र उठाकर अपनी शरीक हयात की तरफ देखा, जिन्होंने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे थे। हाँ बेगम, इंग्लैंड से पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसने काम संभालने का सोचा। बहुत अच्छी बात है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आखिर कब तक मेरे इन बूढ़े कंधों पर इतने बड़े बिजनेस का बोझ रहता। मेरा बेटा है ही इतना समझदार। उसे अंदाज़ा है कि उसके दादा जान कितनी मुश्किल से बिजनेस संभाल रहे हैं। इसीलिए तो इंग्लैंड से आते ही उसने कंपनी ज्वाइन कर ली और आपको आपके काम से रिटायरमेंट दे दी। वो हंसने लगी, उसके शौहर भी मुस्कुराने लगे। वो कैसे ना इतना सेंसिबल रह जिम्मेदार और सुलझा हुआ होता। आखिर उसकी दादी ने उसकी तरबियत जो की है। वो अपनी बेगम से कहने लगे। उनकी बेगम मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। अचानक उनकी मुस्कुराहट सिमटी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरा बच्चा जितना अच्छा है, किस्मत ने उसके साथ उतना ही बुरा किया। बचपन में ही उससे उसके माँ बाप का साया छीन लिया। वो भयानक रात मेरे बच्चे को आज भी सोने नहीं देती। उनकी आवाज़ में गर्व था, उनकी आंखों में दुनिया जहान की तकलीफ सिमट आई थी। उन्होंने एक लंबी सांस हवा के सुपर्द की और फिर बोलने लगे। बेगम, तब के बाद वो कितना संजीदा हो गया है। पहले कितना हंसमुख था, लेकिन अब तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गया है। अपने बेटे की औलाद को यूं तकलीफ में देखकर दिल कटता है। वो भी अपनी बेगम से अपने दिल का हाल बयान करने लगे। देखिएगा, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा हमारे पोते को, जो उसकी बचपन की सारी महरूमियों का मदावा कर देगा और वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। वो बहुत उम्मीद थी। छोटे बाबा, कहाँ हैं आप। फ़हीम उसके आलीशान रूम में दाखिल हुआ, जहाँ हल्का सा अंधेरा था। रोशनी अंधेरे का जाल तोड़ रही थी। फ़हीम ने पलट के देखा तो जहाज़ी साइज़ बेड खाली था। वो फिर से आवाज़ देने लगा। छोटे बाबा। फ़हीम चाचा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बाबा मत बुलाया कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं, मुझे आप मेरे नाम से पुकारा कीजिए। फ़हीम की आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई जब उसके पीछे से एक रौब आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ा तो वो अपनी शर्ट की आस्तीन का बटन बंद करता बाहर आया। फ़हीम अपने बावकार शख्सियत के हामिल मालिक को देखने लगा। फ़हीम मुस्कुराया और आगे बढ़ के उसे कोट पहना दिया।
मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ बाबा? आप मेरे बड़े मालिक की औलाद है। इस घर के लिए पिछले 18 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे आप में अपने बड़े मालिक की झलक नजर आती है। मालिक ने तब मुझे पनाह दी जब मुझे दुनिया ने रुसवा कर दिया था। मैं जानता हूँ फ़हीम चाचा, लेकिन आपके बेटे की तरह ही हूँ मैं भी। आप मुझे ऐसे मत पुकारा कीजिए। मुझे नहीं पसंद आप मुझे बाबा कहते हैं। आप अब से मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे, ओके? वो बड़े से शीशे के सामने से महंगी सी घड़ी अपनी कलाई की जीनत बनाता हुआ उनको समझाने लगा। फ़हीम ने हाँ में सर हिलाया और वो अपने मालिक की बहुत इज्जत करता था। फ़हीम इस महल नुमा घर जहाँ आज से 15 साल पहले तक जिंदगी रक्स करती थी, इसका पुराना और वफादार मुलाजिम था, जिसने अपने छोटे बाबा को अपने सामने बड़ा होता देखा था, जो कि एक हादसे के बाद बिल्कुल संजीदा हो गया था। लेकिन उसने कभी उनसे या किसी भी मुलाजिम से बदतमीजी से बात नहीं की थी। फ़हीम को तो इसमें अपने मरहूम मालिक नजर आते थे, जो 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 कहीं तक सच भी जो कहीं तक सच भी था। वो बिल्कुल अपने वालिद की कॉपी था। उसकी बारौब शख्सियत उसे अपने वालिद से मिलाती थी। उसने अपने मालिक को देखा, जिसकी शख्सियत में एक रौब दबदबा था। उसे मर्दाना वजाहत का जीता जागता सबूत माना जाए तो गलत नहीं था। वो ग्रे थ्री पीस में फॉर्मल सा तैयार खड़ा था। आप कुछ कहने आए थे फ़हीम चाचा? उसने फ़हीम के आने की वजह पूछी। हाँ, वो दादी जी आपका नाश्ते पे इंतज़ार कर रही है। उसने इस बात में सर हिलाया। आप चलिए चाचा, मैं आता हूँ। फ़हीम ने उसकी बात सुन के सर हिलाया और नीचे चला गया। वो मुकम्मल तैयार हो चुका था। उसने खुद का आईने में जायज़ा लिया और अपना लैपटॉप उठाता हुआ बाहर निकल गया। वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। वो एतमाद से चलता नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसकी दादी ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें उसमें आज अपना बेटा नजर आया। दादी के मुंह से माशाअल्लाह निकला। उनका दिल ही नहीं भर रहा था अपने खूबरू पोते को देखते हुए। रुशान, जाओ, तुम्हारी आप ही जाग रही होगी, उसे ले आओ। वो इस वक्त किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। उन्होंने अपने बेटे को कहा, जो नाश्ते की टेबल पे यूनिफॉर्म में कॉलेज के लिए तैयार बैठा था। अम्मी, रुशान को नाश्ता करने दे, मैं उसे ले आती हूँ। उनकी बात सुन के उनकी बड़ी बेटी बोली, जो नाश्ते से फारिग हो चुकी थी। तुम फ्रेश हो चुकी हो? वो रूम में आते ही अपनी बहन को देख के बोली, जो बेड के पास खड़ी बाल बना रही थी। अरे, तुम क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो। उसने अपनी बहन के हाथों से हेयर ब्रश ले लिया और उसके बालों को सुलझाने लगी। आपी, आज आप स्कूल नहीं गई? मतलब आप अब तक तो चली जाती है ना? उसकी निगाहें मुसलसल शीशे पे थी। वो अपनी बहन को इस वक्त घर में देख के हैरान थी। वो अपनी आपी से पूछ बैठी। वो फीका सा मुस्कुराई। उसने अपनी छोटी बहन को बेड पे बिठाया और उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। तुम तो जानती हो ना, स्कूल से बहुत कम सैलरी आती है। घर का खर्चा, रुशान की पढ़ाई और तुम्हारा इलाज, इतने से पैसे से क्या बनेगा? और बाबा की पेंशन भी बहुत कम है। तो आप ही अब घर कैसे चलेगा? पहले थोड़े बहुत पैसे तो आते थे, लेकिन वो कुछ और बोलती, उसकी आप ही ने उसे टोका। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। मैंने कुछ कंपनीज में अपनी सीवी जमा करवाई है। 2 कंपनियों से इंटरव्यू की कॉल भी आ चुकी है। आज मेरा एक इंटरव्यू है। बस दुआ करो कि मेरी जॉब हो जाए तो हमारे आधे मसले हल हो जाए। एक बार मेरी जॉब हो गई तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। उसकी आपी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। आपी, इलाज से कुछ नहीं होगा। पिछले 3 सालों से इलाज चल तो रहा है ना मेरा। कुछ फ़र्क पड़ा क्या? मैं कभी नहीं ठीक हो सकती, वो मायूसी से बोली। ऐसा नहीं बोलते, मायूसी कुफ्र है। तुम ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। चलो अब उठो, अम्मी तुम्हें नाश्ते पे बुला रही है। फिर तुम्हें दवा भी तो लेनी है। चलो, शाबाश। उसने उसे कंधे से थामा और छोटे छोटे कदम उठाने लगी। उसकी बहन हौले हौले चलने लगी। अचानक उसका पाँव कारपेट में फंसा और वो गिरने ही वाली थी। उसकी बहन ने उसे थाम लिया। देख की रिजा। वो सीधी हुई और अपनी आंखों की नमी साफ की। यही तो मसला है रिदा आपी, आपकी रिजा देख ही तो नहीं सकती। उसकी बात पे रिदा ने उसे तड़प कर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं बोलते मेरी जान। तुम देख नहीं सकती तो क्या हुआ? बहुत जल्द तुम भी इस दुनिया के रंग देखने लग जाओगी। आप ही झूठी उम्मीदें सिर्फ वक्ती सुख देती है, लेकिन कुछ वक्त के साथ ये उम्मीदें दीमक की तरह अंदर से चाटने लगती है। खैर चले आप ही, नाश्ता कर लेते हैं। रेदा ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिससे 3 साल पहले उसकी बीनाई और उनके अब्बू छिन चुके थे। एक हादसे ने उनकी खुशियां बर्बाद कर दी थी। रिदा अपनी बहन को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होती थी।
रामीन बेगम और इब्राहिम साहब का ताल्लुक कराची के एक मुतवस्सित तबके से था। इब्राहिम साहब नादिरा ऑफिस में काम करते थे। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। उनकी इस जन्नत को उनके बच्चों ने मुकम्मल किया था। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम रिदा था, उससे छोटी का नाम रिजा और बेटे का नाम रुशान था। रिदा यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। रुशान स्कूल में पढ़ता था। रिजा इंटर इंटर की स्टूडेंट थी। रिदा और रिजा दोनों बहुत ही खूबसूरत थी। सफ़ेद रंगत, लंबे बाल और गहरी भूरी आंखें। एक दिन कॉलेज से वापसी पे रिजा और इब्राहिम साहब की गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जिससे इब्राहिम साहब जाए हादसे पे ही दम तोड़ गए और रिजा को सर पे गहरी चोट आ गई थी, जिससे उसकी दोनों आंखें का रेटिना डैमेज हो गया और उसकी आंखों की रोशनी छिन गई। सब बहुत सदमे में थे, लेकिन रिजा पे सबसे बड़ा असर पड़ा था उस सब का। वो बच तो गई थी, लेकिन जीने की चाह बिल्कुल उसमें ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उसकी अम्मी, आपी और रुशान ने उसे बहुत मदद की उस दुख से उभारने के लिए। लेकिन हाय रे किस्मत, वो अपनी कमज़ोरी के साथ जीना सीख ही चुकी थी, लेकिन अभी उसके नसीब में एक और दर्द लिखा था। उसकी फूफू फ़ायज़ा बेगम, जो उसे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना चुकी थी, रिश्ता तोड़ गई, ये कह के कि उनका बेटा एक माजूर और नाबीना लड़की से शादी नहीं कर सकता। बात तो यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि रिजा को मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहा। अपने भाई की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही वो मानती थी। रिदा ने उनके बेटे से हारिस से भी बात की कि इस मामले में कि वो तो रिजा से बचपन से मोहब्बत करता था, तो क्या ये उसकी मोहब्बत थी जो उसे मुसीबत में छोड़ दिया। उसने भी पल्ला झाड़ लिया। रिदा का अपनी बहन का ये हाल देख के दिल तड़प जाता था। फूफू ने रिश्ता तो तोड़ दिया, उससे रिजा मज़ीद अजियत में चली गई, इवन डिप्रेस्ड होने लगी। तो इसलिए रिदा या रुशान या कभी कभी उसकी दोस्त आयशा बाहर ले जाते थे उसे आउटिंग करने। ज़्यादातर रुशान या आयशा ही ले जाते थे। उसके अब्बू के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रिदा के कंधों पे आ गई थी। उसने एक स्कूल में जॉब कर ली, लेकिन घर का खर्चा पूरा ही नहीं हो रहा था। अब्बू की पेंशन और ट्यूशन के पैसों से रिजा का इलाज तो चल रहा था। उसके रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर लिए। ददियाल के नाम पे सिर्फ फूफू ही थी। वो काफ़ी अमीर थे, उनके हस्बैंड का बिजनेस था, लेकिन उन्होंने तो मदद करने की बजाय उन्हें मज़ीद बातें सुनाई। यहाँ तक कहा कि रिजा ने अपने बाप को मार दिया है। बस रिजा सिर्फ सुनती ही रह गई। अम्मी नाश्ता दे दें, मैं रिजा को करवा दूँ, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। रिदा ने रिजा को छोटे से डाइनिंग टेबल पर उठाया और ख़ुद उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी अम्मी ने नाश्ता लगाया। रिदा रिजा को नाश्ता करवाने लगी। रिदा, तुमने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अगर तुम्हें जॉब ना मिली तो? उसकी अम्मी परेशान थी, आखिर उन्हें घर भी तो चलाना था। अम्मी, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, मेरी जॉब हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। रिदा ने उन्हें उम्मीद तो दिला दी, लेकिन उसे पता था कि ये इतना आसान भी नहीं है। आप ही, मुझे पूरा यकीन है आपको ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी। रिजा ने रिदा की हिम्मत बढ़ाई। रिदा ने रिजा को नाश्ता करवाया। अम्मी, मैंने रिजा को नाश्ता करवा लिया है, आप इसे दवा दे देना, मैं अब तैयार होने जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रिदा ये कह के उठ गई, उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। अम्मी ने रिजा को दवा दे दी। वो सारा सारा दिन अम्मी से बातें करती थी। उसकी फैमिली ने उसे बहुत सपोर्ट किया था। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया था कि वो अंधी है। उसकी अम्मी, रिदा आपी और रुशान उसकी आंखें बन गए थे। दूसरी तरफ वो मजबूत कदम उठाता डाइनिंग टेबल तक आया, जहां उसके दादा दादी बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने उन्हें सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम दादू दादी। वो आते ही अपनी कुर्सी पे बैठा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, तो आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है। उसके दादाजी उससे इस्तफसार करने लगे। जी दादू, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। आज तो मेरा पोता बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल किसी शहजादे जैसा। उसकी दादी ने उसका माथा चूम लिया। मुस्कुराहट उसके चेहरे की जीनत बन गई। संजीदगी उसकी तबीयत का खासा थी, लेकिन जब वो मुस्कुराता था तो बहुत ही दिलकश लगता था। ग्रे आंखों में संजीदगी के अलावा कुछ न था। वैसे चाचू नहीं आए नाश्ते के लिए? ना ही उमर नज़र आ रहा है और ना मरहा। चाची भी कहीं नहीं है। उसे अपने घर वालों की कमी महसूस हुई तो पूछने लगा। उमर तो कब का यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका है, मरहा भी बस आ रही है। आज उमर की जल्दी क्लास थी तो वो जल्दी चला गया। उसने अभी बात की ही थी कि उसे अपने पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र का शख्स अपनी बीवी के साथ खड़ा है। ये उसका चाचा था।
चलो सही, आप और चाची आज लेट हो गए, तो मुझे लगा कहीं गए होंगे, इसीलिए नज़र नहीं आ रहे। उसने उनकी तरफ देखा जो अभी अभी अपनी नशिश संभाल चुके थे। उनकी बेगम जो काफ़ी मॉडर्न थी दूसरी तरफ जाके बैठ गई। वैसे तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या थी बिजनेस ज्वाइन करने की? अभी 2 दिन पहले ही तुम लंदन से लौटे हो। थोड़ा लाइफ इंजॉय करते, काम वाम तो होते रहते हैं। उसके चाचा ने उससे बिजनेस के मुतालिक बात की। दरअसल काफ़ी अरसे से वो बिजनेस संभाल रहे थे, इसलिए उनसे अचानक कंपनी का एक और शेयर होल्डर हजम नहीं हो रहा था। दरअसल ये बिजनेस उसके बाबा की मेहनत का नतीजा था। वो इस बिजनेस के 70% शेयर्स के मालिक थे। इसके वालिद की डेथ के बाद ये शेयर्स लीगली उसके थे, तो वो उस 70% का मालिक था। वो क्या है ना चाचू, लाइफ ऑलरेडी मैं बहुत इंजॉय कर चुका हूँ और ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपने बाबा की कंपनी को लीड करूँ। अब जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो मैं क्यों देर करता। वैसे भी अब और इंजॉयमेंट्स करने का मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही शौक। वो दो टोक बोल चुका था, लेकिन उसकी चाची का हलक तक कड़वा हो चुका था। उसकी इस एटीट्यूड की वजह से वो उसे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। हाँ सही कह रहा है, अब जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो टाइम ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। वैसे भी कंपनी घाटे में जा रही है। मेरे पोते में इतने गट्स है कि वह हमारे बिजनेस को फिर से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उसके दादाजी ने बेटे को घूरते हुए अपने पोते की तायद की। उन्हें अपने बेटे से यही उम्मीद थी, लेकिन उनके बेटे की नाअहली की वजह से बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो रहा था। रोशनियों का शहर कराची, जिसे पाकिस्तान का एक नामुकम्मल हब भी कहा जाता है, इकोनॉमिकल हब भी कहा जाता है। यहाँ की एक बिजनेस फैमिली जिसने तरक्की की, बहुत सी मनाजिलें तय की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम मजीद टेक्सटाइल्स, जिसके मालिक का काजिम मजीद थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बिज़नेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। कराची के एक पौश और साफ सुथरे इलाके में काजिम मजीद अपनी बेगम साइमा के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आमीन मजीद और छोटे बेटे का नाम अशफाक मजीद था। अमीन म... अमीन साहब बचपन से ही बहुत मेहनती और काबिल थे। उन्होंने अपना MBA कराची यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करने के बाद अपने वालिद काजिम साहब के साथ बिजनेस संभाला। उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। उन्हीं की अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि बिजनेस में मुसलसल तरक्की हो रही थी। उनकी शादी काजिम साहब ने अपने दोस्त की बेटी जहरा से करवा दी। जहरा ने अमीन साहब का हर हाल में साथ दिया। अमीन साहब भी जहरा से बहुत मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद अल्लाह ने उनके घर को मुकम्मल कर दिया। उन्हें खूबसूरत सा ग्रे आंखों वाला बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने बहुत मोहब्बत से अहद रखा था। तब तक का छोटा भाई अशफाक भी यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका था, लेकिन वो गलत आदतों का शिकार हो चुका था। घर में छोटा होने की वजह से उसे बहुत लाड़ भी मिला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत अय्याश हो गया। यहाँ तक कि घर यहाँ तक कि ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में भी जेल हो गई थी। काजिम साहब ने इसलिए सोचा कि उसे बिजनेस ज्वाइन करवा दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए और फिर ना हेरा फेरी से। यहाँ भी वो सारा दिन कैबिन में बैठा रहता। अमीन साहब और काजिम साहब ने बहुत कोशिश की कि वो संजीदगी इख्तियार कर ले, लेकिन नाकाम रहे। खैर वक्त के साथ उसमें थोड़ा बहुत सुधार तो आया, लेकिन सिर्फ दिखावे का। फिर उसने शादी अपनी एक क्लास फेलो सारा से की। वो भी बहुत अमीर और इकलौती थी। उसने दौलत की लालच में ये सब किया। उनके 2 बच्चे थे, उमर और मरहा। अमीन साहब भी जहरा के साथ बहुत खुश थे। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। उनके बिजनेस में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। ये देख के काजिम साहब ने अपनी कंपनी के 70% शेयर्स उनके नाम कर दिए थे और 30% अशफाक के, जिसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने बहुत शोर मचाया, लेकिन काजिम साहब ने उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो ना दी। उन्हें अब अपने बड़े बेटे की जहानत कामयाबी से जलन होने लगी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो काजिम साहब को इम्प्रेस कर सके, लेकिन नाकाम रहे। उनसे बिजनेस संभल ही नहीं रहा था। फिर अहद काजिम साहब और साइमा की ज़िंदगी की काली रात आ गई। अहद तब सिर्फ 10 साल का था जब अमीन और जहरा घर से किसी बिजनेस पार्टी के लिए निकले, लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटे। रास्ते में उनकी गाड़ी का ट्रक से बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और दोनों अपने 10 साल के मासूम बेटे को रोता बिलखता हुआ छोड़ के
इस दुनिया से कूच कर गए। वो रात अहद आज भी नहीं भूल सका जब उसके वालिदैन की बजाय उनकी मैयतें घर आई थी। उस दिन के बाद अहद को उसके दादा और दादी ने माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन अपनी माँ की कमी उसे हमेशा महसूस हुई। जब बच्चों को अपने माँ बाप की बातें करता देखता, दूसरे बच्चों के वालिदैन को स्कूल आते देखता, तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। वो बहुत संजीदा हो गया था। फिर वो बड़ा हुआ। उसी संजीदगी के साथ उसने लंदन से अपनी एमबीए की डिग्री हासिल की। वो बहुत ज़्यादा खूबरू हो चुका था। उसकी ग्रे आंखों में छलकती जहानत, ब्राउन बाल जो माथे पे बिखरे होते थे, हल्की शेव और वेल डेवलप्ड बॉडी और गोरे रंग ने उसकी शख्सियत में चार चांद लगा दिए थे। उसे पहली नज़र देख के अंग्रेज़ ही कहा जाता था, लेकिन उसकी तीखी नाक और ईशाई नैन नक्श से पता चलता था कि वो एशियन है। अपनी जहानत और गुड लुक्स की वजह से यूनी में काफ़ी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वो तो शुरू से ही संजीदा था। वो इन बातों पे तवज्जो नहीं देता था। उसका बस एक ही ख्वाब था, डैड का बिजनेस ज्वाइन करना और उससे फिर से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए, जो काफ़ी अरसे से घाटे में जा रहा था। उफ़ अल्लाह, ऑलरेडी कितनी देर हो चुकी है और ऊपर से ये बस पता नहीं और कितना लेट करेगी। रिदा अपनी बस स्टॉप पे खड़ी बस का वेट कर रही थी। स्काई ब्लू कलर की सिंपल से सूट में सफ़ेद चादर में लिपटी, गर्मी की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन अभी वो बहुत हसीन भी लग रही थी। लेकिन रिदा को तो ऑफिस पहुंचना था। उसका आज इंटरव्यू था। अगर उसे ये जॉब ना मिली तो उसके घर का निज़ाम कैसे चलेगा। ये टेंशन उसे खाए जा रही थी। इंतज़ार तवील से तवील तर होता जा रहा था, लेकिन बस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिदा हाथों में फ़ाइल पकड़े बेचैनी से बार बार कलाई पे बंधी घड़ी को देख रही थी। उसका इंटरव्यू 9 बजे था। 8:30 तो उसे यहीं हो चुके थे। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने टैक्सी लेने का सोचा। ये इलाका भीड़ भाड़ से दूर था, तो ज़्यादा रश नहीं थी। गाड़ियाँ भी काफ़ी कम थी। वो रोड पे चलने लगी। उसे कहीं भी कोई टैक्सी या रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था। उसने एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की। फ़ोन उठा अहद। वो मुसलसल अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर अहद को कॉल कर रहा था। वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो ऑफिस जा रहा था, वो गाड़ी चला रहा था और साथ ही फ़ोन पे उसे कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था। उफ़, ये लड़का भी ना। फ़ोन ना लगने पे उसने जैसे ही नज़र फ़ोन की तरफ की, अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ ये नीले कपड़ों वाली लड़की गुजर रही थी। गाड़ी लगभग उसे हिट करने ही वाली थी कि उसने बर वक्त ब्रेक लगाई, जिससे लड़की को थोड़ा सा झटका लगा और वो रोड पर गिर गई। ये लड़की रिदा थी, जो जल्दी से रोड क्रॉस करने के चक्कर में उस काली मर्सिडीज के आगे आ गई। उसे थोड़ी सी कोहनी पे चोट लगी। उसके डॉक्यूमेंट्स इर्द गिर्द फैल गए। ओह शिट! वो एकदम गाड़ी से बाहर आया। उसने देखा वो लड़की ज़मीन पे गिरी है। वो हड़बड़ाहट पे काबू पाते हुए झट से बोला, मैम आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? रिदा ने सर जैसे ही उसकी तरफ मोड़ा तो वो मिसमराइज हो गया। उसकी भूरी आंखों में कहीं खो ही गया। उसने दुनिया जहान का हुस्न देखा था, लेकिन उसे इस लड़की में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई, जो उसे खुद की तरफ खींच रही थी। वो टुकटुकी बांधे उसे देखने लगा। रिधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो तहम्मुल का मुजाहरा करती खड़ी हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। उसका लड़ने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसे लेट हो रहा था। उसकी बात पे वो होश की दुनिया में लौटा। रिदा अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने लगी। वो भी उसकी मदद करने लगा। उसने सारे कागजात उससे दिए। रिदा ने झपट के उससे ले लिए। रिदा की इस हरकत पे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आप ठीक तो हैं मिस? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा गुस्से से बोली। उसका दिल चाह रहा था सामने खड़े इस इंसान को गला दबा दे, इस इंसान का गला दबा दे, लेकिन चुप रही। वो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था, जो गर्मी की वजह से पहले ही सुर्ख हो रही थी और गुस्से से मजीद उसके गाल लाल हो गए थे। उसने अजीब नज़रों से सामने खड़े अजीब से शख्स को देखा, जो ब्लैक 3 पीस सूट में, बालों को जेल से सेट किए, हल्की सी शेप, आंखों पे गॉगल्स लगाए, काफ़ी ग्रेसफुल और डैशिंग लग रहा था। पर्सनैलिटी से काफ़ी डिसेंट भी इंसान लग रहा था। अच्छा, आप जहाँ जा रही थी, मैं आपको छोड़ दूँ? उसने रिदा की हेल्प करने का सोचा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। देखिए, यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। आप चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। उसने एक और कोशिश की। आपको मेरा हुलिया देख के लग रहा है कि अब मैं कहीं जा सकूँगी? उसने गुस्से से कहा। उसका इशारा गंदे कपड़ों की तरफ था।
वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका था, ऊपर से उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, इसलिए उसने घर जाने का सोचा। अब वो इंटरव्यू के लिए लेट हो चुकी थी। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता वो चली गई। वो मेन रोड से गली की तरफ मुड़ गई। यहीं करीब ही उसका घर था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था, लेकिन खुद पे काबू पाती वो घर चली गई। पीछे वो काफ़ी हैरान था अपनी हालत पे। पहली बार ऐसा हुआ था उसकी ज़िंदगी में। उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई थी और गई भी, लेकिन उसे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा इस अजनबी लड़की को देख के महसूस हुआ था। अशफाक मरहा नहीं आई नाश्ते के लिए। वो सब बैठे नाश्ता कर रहे थे कि उसके दादाजी को उसकी कमी महसूस हुई। मरहा यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी और घर की इकलौती बेटी होने की वजह से सबकी लाडली भी। काजिम साहब चाहते थे कि उनकी इकलौती और लाडली पोती उनकी होनहार अहद की दुल्हन बने। मरहा भी बचपन से अपने ग्रे आंखों वाले कजिन के ख्वाब देखती थी, लेकिन अहद को कभी भी उसकी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं आई थी। आई एम हियर दादू। मरहा मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल तक आई। अहद ने एक नज़र उसे देखा, जो कि मगरबी लिबास में कहीं से भी मशरकी लड़की नहीं लग रही थी। उसने जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से काफ़ी ऊपर थी। मेकअप से अटा चेहरा। अहद ने कड़वा सा मुंह बनाया। वो चल के अहद के साथ वाली कुर्सी पे बैठी। अहद एकदम खड़ा हो गया। दादू दादी, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। आहद, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना, थोड़ी देर मेरे साथ तो बैठो। मरहा उससे बेतकल्लुफ़ हुई। मरहा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। काजिम साहब और सारे घर वाले जानते थे कि वो आहद को बचपन से पसंद करती है। आहद बेटा बैठ जाओ, जब वो इतना कह रही है। दादी ने कहा तो वो बेबस होता बैठ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। मरहा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। मरहा काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ ज़िद्दी, घमंडी और बेइंतहा बदतमीज़ भी। उसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहा जाए तो गलत ना होगा। बस दादी, मैं सच में बहुत लेट हो रहा हूँ। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो उठ खड़ा हुआ। वो जैसे ही जाने लगा, अशफाक साहब बोले, अहद बेटा, मरहा को अगर तुम यूनिवर्सिटी छोड़ दो। वो उमर आज जल्दी चला गया। एक और बखेड़ा। वो जितना उससे दूर होने की कोशिश करता, वो उतना ही उससे चिपक जाती। सॉरी चाचू, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आज मरहा ड्राइवर के साथ चली जाए। ये कह के वो रुका नहीं। वो अपना बैग उठाता बाहर पोर्च में चला गया। मरहा उसके पीछे भागी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आहत, क्यों तुम मुझसे ऐसे भागते हो? उसका बाजू पकड़ते हुए पूछने लगी। उसके दिल को ठेस लगी थी आहत के इस रवैये से। मरहा, बिहेव योरसेल्फ। उसने बाजू से मरहा का हाथ हटाया। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। आज अगर मरहा की जगह कोई और होता तो कब का उसे वो दफन कर चुका होता। वो शुरू से ही अपनी पर्सनल स्पेस में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता था। आहत, तुम जानते हो मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आहत ने एक सांस हवा के सुपुर्द की। आहत को उसकी ये बोल्डनेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। मरहा, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं मोहब्बत को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि लोग सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन को ही मोहब्बत का नाम दे देते हैं। अगर इस दुनिया में वाकई मोहब्बत है तो मैं उससे मोहब्बत करूँगा जो मुझे उस मोहब्बत का एहसास दिलाएगी, जिसे देख के मुझे लगेगा कि उसके बगैर मेरा वजूद कुछ नहीं। और जहाँ तक मुझे अपना पता है, मुझे ऐसा एहसास दिलाना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। लेकिन मैं अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवा दूँ तो। मरहा की आंखों में चमक आ गई। मरहा, मैं और तुम पिछले 20 साल से साथ ही एक घर में रह रहे हैं। तुमने बहुत कोशिश की मेरे करीब आने की, लेकिन मोहब्बत तो दूर की बात, मेरे दिल में अपने लिए हमदर्दी भी नहीं जगा सकी। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये ना हो कि बाद में मुश्किल हो जाए। ये कह के वो रुका नहीं और अपनी BMW में बैठा और जन से गाड़ी भगा ले गया। पीछे मरहा ने अपने आंसू साफ किए। कोई बात नहीं अहद, दिखा दो जितनी बेमुरवती दिखानी है, लेकिन तुम मेरा जुनून बन चुके हो। तुम सिर्फ मेरे ही होंगे और ये मेरा वादा है। वो पुरस्कार सा मुस्कुराई। उसके दिमाग में कुछ फतूर था जिसे वो बहुत जल्द अंजाम देने के बारे में सोचने लगी। अम्मी, आशी नहीं आई आज? वो तो रोज़ यूनी जाने से पहले मुझसे मिलने आती है ना? रिजा ने अम्मी से आयशा के बारे में पूछा। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसके घर के साथ वाले घर में रहती थी। दोनों कॉलेज भी साथ जाती थी, लेकिन जिस दिन रिजा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो नहीं गई थी।
इसलिए वो अब्बू के साथ आ रही थी। रिजा के मुश्किल दिनों में आयशा ने उसका साथ बिल्कुल बहन की तरह दिया। आयशा उसे बहन ही मानती थी। अब वो यूं नहीं जाती थी, वो रोज़ जाते हुए रिजा से मिलके जाती थी। शाम को आने के बाद दोनों का मामूल होता था। वो उसे बाहर पार्क में ले जाती थी। आज भी अभी तक आयशा नहीं आई तो रिजा को अजीब लगने लगा कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। क्या पता बेटा, उसे लेट हो रहा होगा यूनिवर्सिटी में, इसलिए नहीं आई होगी। शाम को आ जाएगी। अगर ना आई तो तुम रोशान या रिदा के साथ उसके घर चली जाना, उसकी अम्मी ने कहा। तभी घर की घंटी बजी। लो आ गई आशी, अम्मी कहती उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने रिदा गंदे कपड़ों में खड़ी थी। वो हैरानगी से उसकी हुलिया की तरफ देखने लगी। रिदा, तुम इंटरव्यू के लिए नहीं गई और ये हुलिया बना रखा है तुमने? उनकी आवाज़ सुन के रिजा भी हाथ पांव मारती गिरती संभलती उन तक पहुंची। अम्मी सब बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। वो अंदर दाखिल हुई। रिजा उसकी तरफ लपक रही थी। वो लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो गिरती, रिदा ने उसे पकड़ लिया। आराम से रिजा। वो रिजा को लेके छोटे से सहन में आई और कुर्सी पे बिठा दिया। आपी, आप तो इंटरव्यू के लिए गई थी ना, तो इतने जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ रिदा, इतने जल्दी वापस कैसे आ गई तुम? और ये तुम्हारे गंदे कपड़े कैसे हो गए? उसकी अम्मी परेशानी से पूछने लगी। रिदा अपनी चादर साइड पे रखती हुई बोली, कुछ नहीं अम्मी, बस रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गई थी, बस उसी चक्कर में कपड़े भी गंदे हो गए। वो लापरवाही से बोली, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम ऐसे बता रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? उसकी अम्मी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। रिजा भी खड़ी हो गई। आप ही, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रिदा उस तक आई। नहीं मेरी जान, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने रिजा को तसल्ली दी। लेकिन रिदा को चोट लगी थी। कोहनी तो उसकी छिल चुकी थी। उसने किसी को नहीं बताया। वो थी ही ऐसी, अपने दुख छुपाने वाली। घर के हालात से सब परेशान होते थे। वो ये तो कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अकेले में रोती थी। रिचा के सोने के बाद वो रातों को तन्हा रोती थी, बिलखती थी, लेकिन कभी किसी के सामने वो कमज़ोर नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि वो इस घर का वाहिद सहारा है। अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगी तो रूशान अम्मी और सबसे बढ़कर रिजा को कौन संभालेगा? बस इसीलिए उसे मजबूत बना रहना था। अम्मी, चाय बना दें मेरे और आपी के लिए। आज इतने दिनों बाद आप ही घर पे हैं तो क्यों ना हम लोग साथ चाय पिए। रिजा ने अम्मी को चाय का कहा। रिदा अंदर चली गई, चेंज करके बाहर आई। अम्मी, आज तो इंटरव्यू के लिए लेट हो गई, परसों फिर है, आज की तरह बस कुछ ना हो। वो बाहर आते हुए अम्मी से मुखातिब हुई जो किचन में चाय बना रही थी। वैसे आपी, आपने उसे कुछ नहीं कहा? रिजा को तजस्सुस हो रहा था। किसे? रिदा ने हैरानगी से पूछा। अरे वही जिसकी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा वो? नहीं तो असल में गलती मेरी ही थी, मैंने नहीं देखा। रिदा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। लेकिन गलती दोनों की थी। शक्ल से मुझे काफ़ी डिसेंट इंसान लग रहा था। रिदा उसके बारे में सोचते हुए बोली। आप ही, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? यार उसी के बारे में जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। खैर छोड़ो, वो सर झटकती हुई बोली। दूसरी तरफ अहद मकरूराना चाल चलता अभी ऑफिस में दाखिल हुआ। सारा स्टाफ उसे सलाम कर रहा था। वो सर हिलाता अंदर दाखिल हुआ। आज उसका पहला दिन था। उसकी शख्सियत में इतना दबदबा था कि कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता था। लड़कियां तो उसके गुड लुक्स पे मर रही थी। सबका वो क्रश बन चुका था। जावेद साहब, आप फ़ौरन मेरे कैबिन में पहुंचे। वो कंपनी के मैनेजर को अंदर तलब करता अपने कैबिन में दाखिल हुआ। ये कैबिन उसके बाबा का था। उसकी आंखों का कोना भीगने लगा। उसने खुद पे काबू पाया। वो खुद को मजबूत करता अपने बाबा की चेयर पे बैठ गया। अलग एहसास हो रहा था। वो बहुत खुश था। जावेद साहब इजाज़त लेके अंदर दाखिल हुए। जावेद साहब, मुझे तमाम प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल्स, सारे स्टाफ की लिस्ट, उनकी परफॉर्मेंस, बिजनेस पार्टनर्स और अकाउंट्स की लिस्ट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गबन हुआ, सब 5 बजे तक सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। नाउ गेट बैक टू योर वर्क। उसे कंपनी के सारे क्वाइफ चाहिए थे। जावेद साहब हैरानगी से सर हिलाते बाहर जाने लगे। जो काम अहद ने कहा था उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए था। और हाँ, न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए कि मुझे एक काबिल और ज़िम्मेदार सेक्रेटरी की ज़रूरत है। वो उन्हें ऑर्डर देने लगा। ओके सर, वो ये कह के बाहर चले गए। वो लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा कि अचानक उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला। वह आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ। आहद, यार तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? वो आते ही शुरू हुआ। आहद को पता था ये कौन हो सकता था। इतनी हिम्मत उसका दोस्त ही कर सकता है। काम डाउन, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था इसलिए देखा नहीं। वो मसरूफ़ अंदाज में लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था।
हाँ, इंसान मर जाए तो कॉल मत रिसीव करना। वो गुस्से से उससे मुखातिब हुआ था। वो बेजार हो के उसकी सारी बातें सुन रहा था। अहद का काम जारी था। हैदर, अब ये ज्यादा हो रहा है। अहद आईब्रो उचका के बोला। तुझे पता है तेरी वजह से मेरे हाथों एक एक्सीडेंट होते होते बचा, वो भी इतनी हसीन लड़की का। हैदर की आंखों के आगे रिदा का मासूम सरापा लहराया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। ये मौसूफ हैदर यासीन ये मौसूफ हैदर यासीन है। बिजनेस में यासीन मलिक का बेटा था, जो अहद के वालिद अमीन साहब के दोस्त थे। इसीलिए दोनों बचपन के दोस्त थे। लेकिन अहद जितना संजीदा मिजाज था, हैदर उतना ही शौक मिजाज था। ये भी कह सकते हैं कि एक नंबर का फ्लर्ट था। लेकिन कभी किसी लड़की को चीट नहीं किया था उसने। उसकी ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियां आई थी, लेकिन रिदा के लिए दिल ने जो महसूस किया, वो किसी के लिए महसूस नहीं किया। हैदर ने अहद के साथ पार्टनरशिप की थी। हैदर भी अहद की तरह काफ़ी हैंडसम था। वो काफ़ी एलिगेंट पर्सनैलिटी का मालिक था, बस थोड़ा सा शरारती था। उसकी फेवरेट हॉबी अहद को जज करना। अहद अपनी संजीदा तबीयत की वजह से उसकी बचकाना हरकतों से काफ़ी तंग हो जाता था, और यही हैदर साहब चाहते थे। मेरी वजह से? वो कैसे? ज़रा बताना पसंद करेंगे आप मिस्टर हैदर यासीन? वो उसे घूरने लगा। हैदर कुर्सी पे बैठ गया। मैं तुझे कॉल कर रहा था तो नज़र हट गई थी सामने से। तू पागल है? ड्राइविंग के दौरान कॉल कर रहा था, वो उसे डांटने लगा। यार, मैं क्या करता? घर से निकलने से पहले कोई तुझे बिजनेस कॉल्स कर चुका था। मुझे लगा अब शायद तू रिसीव कर लेगा। वैसे एक बात बताऊं, वो लड़की बहुत प्यारी थी। वो खोए खोए अंदाज में रिदा को याद करने लगा। रिदा तो जैसे उसके दिल में घर कर गई थी। हैदर, तुझे हर लड़की ही प्यारी लगती है, ये कोई नई बात नहीं है, वो लापरवाही से बोला। नहीं यार अहद, ये कुछ खास लगी मेरे दिल को। वो मुस्कुराने पे मजबूर हो गया। आज मैं दूसरे रास्ते से आया था, तुझे तो पता है ना, कराची का ट्रैफिक का। इसलिए रश से बचने के लिए दूसरा रास्ता लिया। वही कहती वहीं कहीं रहती होगी मिस रिदा, उसने अहद को बताया। आखिर में उसका नाम लिया। दरअसल हैदर ने उसके डॉक्यूमेंट्स उठाते वक्त उसका नाम देख लिया था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। खैर छोड़ ये सब बातें, ये बता मुझे कॉल क्यों कर रहा था? हाँ, वो तूने मुझे कहा था ना, इंस्पेक्टर से बात करने के लिए। अब की बार हैदर संजीदा हुआ। क्योंकि बात ही इतनी संजीदा थी, तो फिर अहद एकदम सीधा हुआ और हैदर से तजस्सुस से पूछने लगा। यार, इंस्पेक्टर ने तेरे बाबा मामा के एक्सीडेंट वाला केस रीओपन कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अहद का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो फिर तूने केस क्यों रीओपन करवाया है? हैदर, मेरे मामा बाबा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये प्री प्लान मर्डर था, जिसे बाद में एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया था। वो खुद पे काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही था। गुस्से से उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो रहा था। उसने हाथों की मुट्ठियां बना के खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तुझे कैसे पता? और तुझे कातिल के बारे में पता है क्या? हैदर को हैरानगी थी कि उसके दोस्त ने अंदर इतने राज दफन कर रखे हैं। बस मुझे पता है, और जहाँ तक बात कातिल की है, वो जो भी है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। उसे अपने मामा पापा के कत्ल की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। इतने साल वो जो आज़ाद घूमता रहा है ना, उसकी आज़ादी के दिन अब बहुत हो गए। आज़ादी के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। बहुत जल्द मैं अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलवा दूंगा। वो लाल चेहरा लिए हैदर को सब बता रहा था। अपने अंदर का गुबार निकालने की कोशिश करने लगा। आज तक वो इतना दुख अंदर लिए बैठा रहा, कभी किसी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं किया। दूसरी तरफ, आशी, हम कहाँ हैं? आयशा को लेकर शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में अभी अभी वो पहुंची थी। मामूल के मुताबिक दोनों शाम को घूमने निकल गई थी। रिजा यार, तुम्हें तो पता है ना, आज मेरा रिजल्ट आया है और मेरे 80% है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक अच्छी सी पार्टी दे दी जाए। रिचा जवाब में मुस्कुरा दी। पर आशी, हम हैं कहाँ, कुछ तो पता चले। हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में हैं, तो हम आज यहाँ कुछ खाएंगे। दोनों टेबल पे बैठी बातें कर रही थी। रिदा आपी की जॉब का कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं आशी, उस दिन एक्सीडेंट की वजह से लेट हो गई और कल के इंटरव्यू में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा यार। रिचा बहुत परेशान थी। वैसे रिदा आपी बहुत मेहनत करती है ना, आशी रिचा से मुखातिब हुई।
हाँ आशी, आप भी बहुत मेहनत करती है। शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, साथ साथ नौकरी के लिए जूतियाँ भी घिसाती है। रिजा की आंखों के लबाबा पानी से रिजा की आंखों के लबा पानी से भर गए। वो अपनी आपी से बहुत मोहब्बत करती थी। बस अल्लाह बेहतर करे, अब कुछ ऑर्डर करे। आशिक के कहने पे रिजा ने इस बात में सर हिलाया। हैदर तो मीटिंग ऑफिस में अरेंज नहीं करवा सकता था। अहद ड्राइविंग कर रहा था। वो इस वक्त झंझलाहट का शिकार था। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट जा रहे थे। देख अहद, तुझे अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। ये हमारे नए क्लाइंट है। अगर आज ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैंने उन्हें इस रेस्टोरेंट में बुलाया है। उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हैदर की बातों में दम तो था, इसीलिए हैदर चुप हो गया। उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। वो इस वक्त नेवी ब्लू 3 पीस में बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। ग्रे आंखों में संजीदगी लिए वो मजबूत कदम उठाता चलने लगा। आहत की बारौब शख्सियत की वजह से लोग मुड़ के उसे ज़रूर देखते थे। वो लापरवाह बना हाथों में लैपटॉप लिए चल रहा था। हैदर भी उसी के साथ चल रहा था। उसने स्किन कलर की पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और लेदर की ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। दोनों इस वक्त बेतहाशा हैंडसम लग रहे थे। हैदर, मैं पिछले 2 दिन से अपनी पीए के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे इस काम के काबिल नहीं लगी। अहद की हिदायत के मुताबिक जावेद साहब ने इंटरव्यू अरेंज करवा दिया था, लेकिन उसे अभी तक इस काम के कोई अहल नहीं लगी। अभी कल लास्ट डे है इंटरव्यू का। शायद कोई काबिल, मेहनती और अच्छी सेक्रेटरी तुझे मिल जाए। सही कह रहा है तू। देखते हैं फिर। चलते चलते अहद की नज़र अचानक ग्लास वॉल के पार एक सुर्ख और सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की पे चली गई। वो किसी बात पे मुस्कुरा रही थी। उसकी नाक की लौंग ने अहद की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उसकी नाक की लौंग की चमक और उसकी मुस्कुराहट में अहद खो ही गया। वो लड़की बहुत ही सादा लग रही थी। मेकअप से आरी चेहरा, मासूम सी वो लड़की। वो कोई और नहीं बल्कि रिजा ही थी। अहद का तो हैदर अहद रुका तो हैदर भी रुक गया। उसने अहद को एक जगह घूरते पाया और उसकी नज़रों का ताक़ुब करता देखा तो अहद को पहली बार उसने खुद लड़की को घूरते पाया। वो हैरान हुआ। उसने मुस्कुराहट पे काबू पाया और उसके सामने चुटकी बजाई। वो हड़बड़ा गया। वो हैरान था। पहली बार उसने किसी लड़की को ऐसे देखा था। क्या बात है मिस्टर अहद, आप इसे घूर रहे थे? वो उसे छेड़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मैं कैसे घूरूंगा? फजूल बातें मत करो। चलो, लेट हो रहे हैं, क्लाइंट्स वेट कर रहे होंगे। पहले तो वो हिचकिचाया, फिर हमेशा की तरह हैदर को झिड़क दिया और बात टालता अंदर चला गया। अहद, भले ही तुम ना मानो, तुम उस रेड सूट वाली लड़की को देख तो रहे थे। शुक्र है तुमने भी किसी लड़की को देखा तो, वरना तो इस काम की जिम्मेदारी भी हमारे ही मजबूत कंधों पे थी। वो मुस्कुराया। अचानक उसके सामने रिदा का चेहरा लहराया। वो तो पिछले कई दिनों से उसके दिलो दिमाग पे कब्जा करके बैठी थी। बार बार उसे याद आ रही थी। उम्मीद करता हूँ मिस रिदा इब्राहिम, आप हमें दोबारा मुलाकात का शर्फ बख्शेंगी। वो रिदा से मुखातिब था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अहद और हैदर ने एक स्पेशल एरिया बुक करवाया था जो पिछली तरफ था। उनकी मीटिंग शानदार रही। उन्होंने डील साइन कर ली थी। अहद ने डील से पहली डील एज सीईओ साइन की थी। वो काफ़ी खुश था। हैदर अंदर ही था। वो बाहर आ गया था। दादी को फ़ोन करके गुड न्यूज़ दे रहा था। अरे रिजा, तुम यहीं रुको, मैं अपना मोबाइल भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। आशी और रिजा अभी बाहर आई थी। आशी रिजा को बाहर खड़ा करके अंदर चली गई। आशी, जल्दी आना, वो उसको आवाज़ देती बोली। बस 2 मिनट, ये कह के वो अंदर चली गई। रिजा वहीं खड़ी आहिस्ता आहिस्ता मिल्क शेक पी रही थी। वो अभी मुड़ी ही थी कि किसी से ज़ोरदार तसादुम हो गया। उसके हाथ से मिल्कशेक सामने वाले इंसान के कपड़ों पे गिर गया। अहद दादी से फ़ोन पे बात कर रहा था। वो अभी अभी रेस्टोरेंट से निकला था। उसने सामने नहीं देखा था। सामने रिजा खड़ी थी। इस टक्कर से सारा मिल्कशेक उसके ऊपर गिर गया। वो गुस्से में आ गया। उसने फ़ोन रखा। आई एम सॉरी। रिजा ने फ़ौरन माफ़ी मांगी। सॉरी माय फुट, सारा ड्रेस ख़राब कर दिया और अब सॉरी बोल रही हो? वो अपने कपड़े साफ़ करता बोल रहा था। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। उसके कपड़ों पे साफ दाग नज़र आ रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? सारा ड्रेस ख़राब कर दिया, ऊपर से बहाने बना रही हो।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। वो उस पर गरज रहा था। इतने में हैदर भी वहाँ आ गया। वो जानता था कि अहद कितना सफाई पसंद है। उसने सारी बातें सुन ली थी। अंधी वाली बात पे रिजा की आंखों से आंसू गिर गए। एक आंसू उसकी आंख से लड़ी की सूरत में निकला। आशी ने भी अहद की बात सुन ली थी। अहद ने जैसे ही सामने देखा तो वही लड़की थी जिसमें वो खोसा गया था, और उस पे वो इतना गुस्सा कर गया। उसने देखा ही नहीं। हैदर भी हैरान था कि इसी लड़की को अहद के गुस्से का शिकार हुई, जैसे वो पता नहीं क्या समझ बैठा था, जिसे वो पता नहीं क्या समझ गया था। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। देखिए, आपकी वजह से मेरी दोस्त रो रही है, और जहाँ तक बात आपका ड्रेस ख़राब करने की है, तो ये उसने जानबूझकर नहीं किया। और आप इससे पूछ रहे थे ना कि अंधी हो क्या? जी, ये देख नहीं सकती, शी इज़ ब्लाइंड। आशी की बात पे अहद और हैदर दोनों को झटका लगा। दोनों को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि रिजा अंधी है। छोड़ो ना आशी, मुझे ऐसे रवैयों की आदत हो चुकी है। चलो चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। आप ही और अम्मी इंतज़ार कर रहे होंगे। रिजा की बातों से अहद को अपने दिल में तकलीफ़ महसूस हुई। उसे अपने रवैये से बहुत अफसोस हुआ। पर रिजा, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। उन्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आशी, गलत तो मेरे साथ किस्मत ने किया है। किसी से हम क्या शिकवा करें। चलो, देर हो रही है। रिजा अपने आंसुओं पे पाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। पर आशी कुछ बोलती कि उसने उसकी बात काटी। आशी, तुम चल रही हो कि मैं अकेली चली जाऊं? उसने जाने की धमकी दी और चलने लगी। आशी उस तक आई और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गई। दोनों टैक्सी में बैठ गई। अहद को टैक्सी खुद से दूर जाती नजर आई। अहद अभी भी शौक में था। वो समझता था कि उसी ने इस दुनिया में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन उस लड़की ने भी कुछ कम गमों का सामना नहीं किया था। माजूरी का टैग लगा था उस लड़की पे। वो अपने रवैये पे बहुत दुखी था। अहद, वैसे तो तूने बहुत गलत किया उसके साथ। बगैर देखे जाने तूने उसे इतनी बातें सुना दी। वैसे अहद, अपने गुस्से पे काबू पा ले तू, इससे पहले कि किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। वो ये कहता गाड़ी की तरफ चला गया और अहद को मजीद शर्मिंदा कर गया। सारी रात अहद उसके बारे में सोचता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उसके आंसू बार बार याद आ रहे थे। उसकी नाक की लौंग की चमक उसकी आंखों को चमका रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। तो अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली किस्त में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।